नमस्कार। अरदास क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग संविधान के जिस कड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे उसमें संविधान के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स और उसके अंदर जो आर्टिकल्स के जरिए जो आपके प्रावधान दिए गए हैं, जो प्रोविजंस हैं, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि हम लोग आज पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं और उसको कैसे याद किया जा सकता है। मेरी ये कड़ी सिर्फ आपको फैक्ट्स से भागने की कोशिश ना करके उसके साथ किस तरह से एंजॉय करने की बात की जाए, इस पे हमने बात की है। और जिन छात्र छात्राओं ने अभी तक यहाँ से क्वालिफाई किया है, सिलेक्शन लिया है, मैं जल्द ही उन सब के लेक्चर्स को भी आपके सामने लाना चाहूँगा, उनके ही एक्सपीरियंस के जरिए कि कैसे फैक्ट्स एंड फिगर को याद करवाने और करने का एक अनोखा अंदाज अरदास क्लासेस की टीम आप सबके बीच लेके आता है। आइए सबसे पहले हम लोग आज पार्ट में देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स में कैसे हम उसके आर्टिकल्स के अंदर जा करके उसे याद कर सकते हैं। तो पार्ट्स में देखिए, चलिए मैं इसको पार्ट्स करता हूं। पार्ट्स में आपको सबसे पहले पार्ट 1 संविधान का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से है। इससे पहले मैं 2 सेकंड और आप लोगों का लूंगा कि संविधान का जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेट है, वो पार्ट्स और शेड्यूल, इन 2 चीज़ों में मुख्य रूप से किया गया। और एक होता है इन पार्ट्स के अंदर आने वाले आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स हर पार्ट के अंदर गया, यानी कि हर पार्ट को आर्टिकल्स में बांटा गया। और आर्टिकल्स को जब हम पढ़ते हैं तो हमें उन आर्टिकल्स के जरिए ये पता चलता है कि जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं वो कैसे हर आर्टिकल्स में एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले पार्ट और शेड्यूल की बात करेंगे। तो देखिए, मैं शेड्यूल को भी थोड़ा समझा ही दूं। शेड्यूल में देखिए क्या है, इसको अनुसूची और इसको भाग कहा जाता है। हिंदी वाले बच्चों को परेशानी ना हो तो देखो, शेड्यूल में आप ध्यान रखना कि भाग में भी, पार्ट में आप देखेंगे तो जो मेन संविधान है, जो एक्चुअल या जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 22 भाग हैं। ये आप लोग शुरू से जान रहे हैं। जनरली कितने भाग हैं? 22। यानी कि मूल संविधान में 22 भाग हैं। और अभी कितना है वर्तमान में? वर्तमान में देखेंगे 25 हो गया है, क्योंकि 3 प्लस कर दिया गया है। ये 3 नए को भी ध्यान रखिएगा, 23, 24 और 25। इसी तरह से शेड्यूल में जाएंगे तो शेड्यूल में भी 2 बातें निकल के आती है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी है। तो एक्चुअल जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपको पता ही है 8 शेड्यूल या 8 अनुसूचियां हैं, 4 बाद में जोड़ी गई। तो वर्तमान में कितनी हो गई? 12 अनुसूचियां हो गई, जिसमें देखेंगे कि 9th शेड्यूल जो भूमि संपत्ति अधिग्रहण से रिलेटेड है, जिसमें अमेंडमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि कई सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद फाइनल हुआ कि किसी भी पार्ट का शेड्यूल का अमेंडमेंट हो सकता है, जेआर हो सकता है, अगर वो कहीं से भी बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है। हम उस पर चर्चा चलाएंगे डिटेल्स में। तो 9th 10th में देखेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, दल बदल का कानून आया गया। और उसके बाद 11 में ग्राम पंचायत और 12 में नगर पंचायत या जो म्यूनसिपालिटीज आप देख रहे हैं। तो इस तरह से 4 नए इसमें शेड्यूल आए। हमने संविधान को, अगर हम यहाँ से थोड़ी देर के लिए पार्ट्स को हेडिंग हटा करके भारतीय संविधान की बात करें कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यह कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली पार्ट्स और शेड्यूल में बटा हुआ है। फिर इन पार्ट्स को लेकर के हम आते हैं तो इसी पार्ट्स के अंदर, हर पार्ट्स के अंदर, जैसे
22 और फिर ये अभी वर्तमान में 25 है। हर पार्ट के अंदर कुछ आर्टिकल्स होंगे और फिर वो आर्टिकल्स जाते जाते 395, ये आर्टिकल जो है ये 395 आप लोग ध्यान से देखिए, ये मूल संविधान में है और वर्तमान में देखेंगे यही आर्टिकल बढ़ करके 470 प्लस हो गया है। जैसे जैसे अमेंडमेंट होते जा रहा है ये बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या है, ये आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है। जो अनुच्छेद है वो पार्ट के अंदर आता है। इतना तो आप बेसिक मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे, नहीं भी समझ रहे हैं तो उसको क्लियर करके आप ध्यान रखें। तो यानी कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फॉर्मेट को हम देखते हैं तो वह पार्ट्स एंड शेड्यूल में बटा हुआ है। इसको भी ले लीजिए, पार्ट्स एंड शेड्यूल में बटा हुआ है। पार्ट्स मतलब भाग और अनुसूचियां। भाग में ही कहा जाता है कि हर भाग को अलग अलग आर्टिकल्स में बांटे गए फिर, और उसके बाद आज के डेट में जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट था, प्रेजेंट में 25 हो गया। इसी के अंदर आने वाले आर्टिकल जो एक्चुअल में 395 थे वर्तमान में 470 हो गए। ये ध्यान रखना। ऐसे शेड्यूल में आएंगे तो ये 8 थे और अभी 12 हो गए, 4 बढ़ के। हम अब इन सब को एक एक करके देखेंगे कि कैसे इनको याद किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए, मैं पार्ट 1 को लेता हूं। इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं वो कैसे याद रखेंगे। तो हम यहां से पार्ट 1 इसको देखेंगे कि पार्ट 1 में आर्टिकल बेसिकली 1, 2, 3, 4 ये 4 आर्टिकल। इन 4 अनुच्छेद को आपको याद रखना है कि इसमें बात क्या की गई। तो सबसे पहले उससे होगा कि पार्ट 1 का संबंध किससे है। अब ये ध्यान रखिए, पार्ट 1 का संबंध कहा जाता है किसी भी देश का इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो पार्ट 1 को अगर हम कहें कि पार्ट 1 का संबंध इंडिया से, भारत से, तो भारत को कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में क्या कहेंगे। तो इंडिया एक स्टेट है, एक फेडरल स्टेट है जिसमें इसके इंटरनल प्रोविंसेज होंगे जिसको इसकी टेरिटरी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भाग 1 का संबंध भारत के संघराज्य क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें कि भारत के इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में जानकारी दी गई है। फिर न्यू टेरिटरीज को कैसे बनाया जाता है, या इंटरनल स्टेट्स के अंदर अगर 2 स्टेट्स को बनाया जाता है एक ही स्टेट को पार्ट करके, तो वो कैसे किया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि भारत क्या है वो पार्ट 1 में बताएगा। आपको ऐसे नॉर्मल करना है। पहले देश, तो देश इंडिया है, और इंडिया है तो इंडिया का अपना जो टेरिटरी है, जो उसका क्षेत्र है, जो उसके बाउंड्री के अंदर है, और कुछ आइलैंड पे है हमारा। तो इन सब को कैसे भारत एक तरह से संजोए हुए है, पार्ट 1 ध्यान में रहेगा। इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, जितने भी क्षेत्र हैं। अब दूसरा आता है कि इसको समझाने के लिए हम कितने आर्टिकल लिए, अनुच्छेद लिए 4। आर्टिकल कितने लिए, आर्टिकल्स आया 1, 2, 3, 4। अब इस 4 आर्टिकल्स में देखिए, फर्स्ट आर्टिकल है फिर कि संघ राज्य क्षेत्र के जो नाम है उसके क्या क्या है। तो फर्स्ट में समझाया गया कि यूनियन टेरिटरी में कितनी चीजें हैं। इंडिया एक फेडरल कंट्री, एक यूनियन है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं उसका नाम फर्स्ट में आपको समझाया गया। सेकंड में कहा जाता है कि इंडिया में अगर कोई न्यू स्टेट फॉर्मेशन होता है जो कि पहले से इंडिया का हिस्सा नहीं रहा है, उसको भारत में शामिल करने के प्रोविजंस क्या होंगे। यानी कि न्यू स्टेट फॉर्मेशन के जो तरीका होगा वो आर्टिकल 2 में दिया गया है, पार्ट 1 के अनुच्छेद संख्या 2 में। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज कीजिए कि आज के डेट में अंडमान निकोबार के बगल में और कोई क्षेत्र ऐसा आ गया जिसको भारत ऑक्युपाई करना चाहेगा, तो भारत किस तरीके से उसको शामिल करेगा अपने अंदर, वो 2 में दिया गया है। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या इस तरह के जो क्षेत्र रहे हैं अभी, तो सिक्किम 1974 में इंडिया ने
भारत में मिलाया उसे अपने एक स्टेट के रूप में। तो न्यू स्टेट फॉर्मेशन हुआ, शुरुआत में यूनियन टेरिटरी के अंदर में रहा, 1975 में इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया, तो तब से वो एक स्टेट है। इसी तरह से तीसरे आर्टिकल में चलते हैं। तीसरा आर्टिकल कहता है विदाउट चेंजिंग द इंटरनेशनल बाउंड्री, यानी कि बिना भारत के सीमा में परिवर्तन किए हुए उसके इंटरनल पार्ट में जो स्टेट हैं ऑलरेडी पहले से, जैसे यूपी है, अगर यूपी से उत्तराखंड हम करते हैं मॉडिफाई करके, तो वो पार्ट 1 के आर्टिकल 3 के तहत है। इसका मतलब क्या हुआ कि अनुच्छेद संख्या 3 जो है वह बताता है कि कोई भी राज्य है उसके अगर नाम चेंज करते हैं, यानी कि न्यू स्टेट फॉर्मेशन करने के दौरान ही नाम चेंज करते हैं, सीमा में परिवर्तन करते हैं, उसका बाउंड्री चेंज करते हैं, इंटरनल बाउंड्री की बात हो रही, तो वो जिस प्रोविजन से होगा वो आर्टिकल 3 में दिया गया है। यानी कि 2 में तो बिल्कुल न्यूली जगह ही है इंडिया में शामिल होना, और 3 में है कि जो पहले से है उसी को मॉडिफाई करना। आर्टिकल 4 में आते हैं तो यहां पर कहा जाता है कि स्टेट फॉर्मेशन के लिए जो नए राज्य जो क्षेत्र बनेंगे उसके बनाते समय आपको एक तो ध्यान रखना है आर्टिकल 2 एंड 3। आर्टिकल 2 में जो प्रोविजंस दिया है उसे भी ध्यान में रखना है, आर्टिकल 3 में जो दिया है उस प्रोविजंस को भी ध्यान में रखना है। साथ ही साथ जो अभी हमने शेड्यूल देखा उधर जो बात कर रहे थे, जो 12 है अभी, उस शेड्यूल में से 1 और 4 नंबर शेड्यूल को भी रखना है। देखिए इसको याद करने के लिए क्या करेंगे, अनुच्छेद देखो आर्टिकल 2+3 को ध्यान में रखना है, और अनुसूची जो शेड्यूल है 1+4 को ध्यान में रखना है। इसको भी जोड़ेंगे तो 5 हो जा रहा है, और इसको भी जोड़ेंगे तो 5 हो जा रहा है। ये इसलिए फॉर्मूला बता दे रहा हूं कि आप फंसेंगे नहीं, कभी 1 और 4 ना बोल दें आर्टिकल में। आर्टिकल जब भी वो 4 की तो बात ही हो रही तो 2 और 3 की ही बात करेंगे, और इसी तरह से अनुसूची है 1 और 4 5 हो जाएगा। 4 में पता ही है कि सीटों का आवंटन है राज्यसभा की, तो अगर नया राज्य बना रहे हैं तो उसको राज्यसभा की सीट भी उसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मिल जाना चाहिए, इसमें है। तो राज्य बनाते समय इसको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के पार्ट 1 के ये 4 आर्टिकल मैं मान के चलता हूं कि आपको याद हो जाए। फास्ट रिवीजन मांगेंगे तो एक बार फिर भारतीय संविधान का पार्ट 1 इंडिया एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताता है, और यह इसके अंतर्गत 1 से 4 आर्टिकल है। 1 में भारत के संघ राज्य क्षेत्रों का नाम बताया गया, 2 में बताया गया कि नए स्टेट का फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा, 3 में बताएगा जो पहले से स्टेट हैं उसको मॉडिफाई करके नया स्टेट बनाना हो या सीमा नाम परिवर्तन सब करना हो तो उसका प्रोविजन है, और 4 आर्टिकल में दिया कि आप स्टेट बनाते समय अनुच्छेद 2 और 3 और अनुसूची 1 और 4 को ध्यान में रख के नए राज्य बनाए। ये तो हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 को भी लगे हाथ देख लेते हैं हम लोग। मैं चाहूंगा कि ज्यादा लंबा समय आपका ना जाए, बट थोड़ा सा अगर टाइम देंगे तो पार्ट 2 में आप ध्यान रखना कि आर्टिकल 1 जैसे 1 से 4 वहां हो गया, तो यहाँ पे हम 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये 5 से लेके 11 तक हम लेते हैं। अब पहले में था इंडिया, देखिए मैं इधर आपका पहला वाला पास्ट भी लिखता हूं। पार्ट 1 में क्या था, इंडिया, भारत को समझाया गया था, देश को समझाया गया था। पार्ट 2 में क्या महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश का, नागरिक, सिटीजन। तो जो सिटीजन अगर इंपॉर्टेंट है तो सिटीजन के लिए सिटीजनशिप होना चाहिए ना। तो भारत का नागरिक कौन होगा, इस पे चर्चा पार्ट 2 में किया गया, और आर्टिकल संख्या 5 से 11 को इसमें लिया गया। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब इसको कैसे याद रखेंगे, ध्यान रखिए। 5 में कहा गया कि 1950 प्रोविजंस है, 1950 के समय जब संविधान हमारा लागू हुआ था उस समय तक जो भारत के अंदर थे, यानी भारत के संविधान बनने के समय तक जो भारत में थे, भारतीय जनगणना के रजिस्टर पे थे, वो सभी भारत के नागरिक कहलाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। यानी कि 5 पे 0 डाल देंगे 50 हो जाएगा। 6 में कह रहा है
कि चूंकि पार्टीशन हमारा 3 जून 1947 को हुआ, तो आप सोचिए कि 3 जून 1947 को हमारा पार्टीशन हो गया देश का, तो पाकिस्तान की तरफ जो भारतीय थे अगर वो इस तरफ आते, इस बीच में आया होगा 47 से लेकर के 50 तक में, तो उस पार से इस पार आने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रोविजन था, यानी कि इसको भी नागरिकता मिल जाएगा। ये 6 आर्टिकल में रखा गया। 7 में दिया गया कि पार्टीशन के समय जो इस पार से उस पार चले गए और कभी ना कभी ये फिर लौट कर आएंगे, तो इसको कहेंगे आने वाले, इसको कहेंगे जाने वाले। तो गए उनके लिए भी प्रोविजन किया गया कि ये जब आते हैं वापस, उनके लिए विशेष व्यवस्था नागरिकता की जाएगी। 8 से आप याद रखिए, एट कहिए आउटर कहिए, यानी कि 8 में आउट, जो बाहर रह रहे हैं इंडिया से, एनआरआईज हैं, उन लोगों के लिए भी नागरिकता का प्रोविजन है कि उसकी नागरिकता कैसे बनी रहेगी, जो आउटसाइड द कंट्री कहीं पे भी रह रहे हैं किसी भी देश में। 9 में है नो नागरिकता। नो नागरिकता का मतलब क्या? गलती से किसी देश की नागरिकता ले लिया आप, गलती से तो कोई लेंगे नहीं, लेंगे शौक से ही, तो दूसरे देश की नागरिकता अगर लेते हैं तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक आपकी समाप्त हो जाएगी। 9 नो जैसे आप याद रखें। 10 में कह रहा है कि आपके अंदर हमेशा नागरिकता को बनाए रखने के लिए 10 का दम होना चाहिए, यानी कि नागरिकता के लिए जो शर्तें हैं उन शर्तों को हमेशा पूरी करनी चाहिए, देशद्रोही वाला काम नहीं करना चाहिए, ताकि आपकी नागरिकता बनी रहे। और 11 में है कि नागरिकता के मैटर पे किसी भी प्रकार का अंतिम डिसीजन, अंतिम निर्णय इंडियन पार्लियामेंट लेगी, भारतीय संसद लेगी, तो वैसी कंडीशन में नागरिकता का प्रोविजंस पार्लियामेंट के हाथ में होते, यानी कि अगर भारत में एकल नागरिकता का प्रोविजन है, तब पर भी अगर संसद को जरूरत पड़ती है तो किसी भी व्यक्ति को डुअल नागरिकता भी, डुअल सिटीजनशिप भी दे सकती है। और ऐसा कई मामलों में हुआ है, पहले से भी आप लोग जानते हैं। हम नागरिकता पे डिटेल चर्चा चलाएंगे तो बताएंगे कैसे अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय या सुष्मिता सेन जैसे कलाकारों को भी इस तरह की सुविधाएं मिली थी भारत के हित में, देश की संस्कृति के प्रसार में। मैं चाहूँगा कि बड़े ही आसान भाषा में पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप लोग समझ गए होंगे। जरूर इसे याद करके अपने आप को सुनाइए, नहीं हो तो मेरी तस्वीर सामने रखिए और सुनाइए कि सर हमने याद कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।